बीच समुद्र में एक छोटी सी फिशिंग बोट, उसमें 2 आदमी, और दोनों इस उम्मीद में थे कि शायद कोई शिप उन्हें देख लेगा और उन्हें रेस्क्यू कर लेगा। लेकिन दिन गुजरते गए, कोई उन्हें बचाने नहीं आया। फिर एक दिन उसे दूर एक बड़ा शिप दिखाई दिया। इतने दिनों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगा। उसने शिप का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन शिप उसे देखे बिना आगे निकल गया। अब उसके पास रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई रेडियो था उनके पास, ना बोट में इंजन, ना खाने के लिए खाना और ना ही पीने के लिए पानी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन जब उसे आखिरकार समुद्र के बीच एक आइलैंड दिखाई दिया, तब तक वो 438 दिनों से भी ज्यादा समय समुद्र में बिता चुका था। आखिर इन 438 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ और एक छोटी सी फिशिंग बोट में वो इतने समय तक जिंदा कैसे रहा, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। होसे साल्वादोर अल्वारेगा मेक्सिको के पैसिफिक कोस्ट में रहने वाला एक मछुआरा था। वो करीब 15 साल से समुद्र में मछली पकड़ रहा था, इसीलिए समुद्र उसके लिए कोई नई जगह नहीं थी। नवंबर 2012 में भी उसने एक नॉर्मल फिशिंग ट्रिप की तैयारी की और इस ट्रिप में उसका रेगुलर पार्टनर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उसने 22 साल के एसेकियल कोर्दोवा को अपने साथ ले लिया। कोर्दोवा कोई एक्सपीरियंस फिशरमैन नहीं था, वो बस इस ट्रिप के बदले कुछ पैसा कमाने के लिए तैयार हो गया था। दोनों एक करीब 25 फुट की ओपन फाइबर ग्लास बोट में समुद्र की तरफ निकल गए। बोट में कोई कैबिन नहीं था, बस फिशिंग इक्विपमेंट्स, कुछ पानी, बेसिक सप्लाईज, एक रेडियो और बोट का इंजन था। उनका प्लान था समुद्र में जाकर मछली पकड़ना और करीब 30 घंटे के अंदर अंदर वापस लौट आना है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह ट्रिप उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगी। समुद्र से निकलने के कुछ ही समय बाद मौसम खराब होने लगा। पहले तेज हवा चली, फिर लहरें ऊंची होने लगी और देखते ही देखते स्टॉर्म इतना खतरनाक हो गया कि छोटी सी बोट को संभालना लगभग मुश्किल हो गया। लहरें लगातार बोट के अंदर पानी भर रही थी, दोनों पानी बाहर निकाल रहे थे और दूसरी तरफ बोट को वेव के साथ सीधा रखने की कोशिश भी कर रहे थे। स्टॉर्म करीब 5 दिनों तक चला। बोट को हल्का रखने के लिए अपना काफी फिशिंग इक्विपमेंट समुद्र में फेंकना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इंजन बंद हो गया। अब स्टॉर्म से निकलने के बाद भी अब उनके पास वापस मेक्सिको जाने का कोई तरीका नहीं था। अल्वारेगा ने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की। उसने अपने बोट ओनर को मेडे मैसेज भेजा, लेकिन लोकेशन ठीक से कंफर्म होने से पहले ही रेडियो भी बंद हो गया। अब उनके पास एक छोटी सी बोट थी और चारों तरफ पैसिफिक ओशियन। इंजन बंद होने के बाद अल्वारेगा बोट को किसी पोर्ट की तरफ नहीं ले जा सकता था। बोट अब हवा और ओशियन वेव्स के साथ बह रही थी। शुरुआत में शायद दोनों को उम्मीद रही होगी कि उन्हें कोई ढूंढ लेगा, लेकिन दिन गुजरते गए और कोई रेस्क्यू नहीं आया। बोट में रखा खाना और पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब उन्हें समुद्र में ही खाना ढूंढना था। अल्वारेगा ने फिशिंग के बचे हुए सामान से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो भी मुश्किल होने लगा तो उसने एक और तरीका निकाला। वो बोट के किनारे बैठकर दोनों हाथ पानी में डाल देता, फिर बिल्कुल शांत रहता। जब कोई फिश उनके हाथों के बीच निकलती तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता। कई बार फिश हाथ से निकल जाती, लेकिन धीरे धीरे उसने इस तरीके से फिशिंग पकड़ना सीख लिया। अब जो मछली मिलती वही उन लोगों के लिए खाना बन चुका था। कुछ समय बाद फिश पर डिपेंड करना भी मुश्किल होने लगा। तब समुद्र से जो दूसरी चीजें मिल सकती थी वो भी उनके काम आने लगी। कभी कोई सी बर्ड बोट के पास आ जाता, कभी कोई टर्टल। अल्वारेगा और कोर्दोवा उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। टर्टल मिल जाता तो कई दिनों के लिए खाना मिल जाता, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बोट में खाना पकाने के लिए आगे की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए मछली और बाकी एनिमल का मीट कच्चा ही खाना पड़ता था। अब उनकी पूरी जिंदगी एक ही काम के आसपास घूमने लगी थी, समुद्र से कुछ पकड़ो और किसी तरह उसे अगले दिन तक बचा कर रखो। लेकिन खाना मिलने के बाद भी एक चीज लगातार कम हो रही थी, पानी। चारों तरफ समुद्र था, लेकिन उस समुद्र का पानी पीने लायक नहीं था, इसीलिए दोनों बारिश का इंतजार करते। जब बारिश होती अल्वारेगा कंटेनर और प्लास्टिक बोतल में जितना पानी जमा कर सकता था करता। समुद्र में तैरता हुआ कोई खाली बोतल या कंटेनर दिखाई देता तो उसे भी उठा लेते, क्योंकि अब कोई चीज बेकार नहीं थी। एक खाली बोतल भी जिंदगी बचा सकती थी। कई बार उन्हें समुद्र में तैरते हुए प्लास्टिक बैग भी मिलते, उनके अंदर कभी कभी खाने लायक चीजें निकल आती। एक बार उन्हें एक बैग में कैरेट और थोड़ा मिल्क मिला। इतने दिनों से कच्चा फिश और बाकी चीजें खाने के बाद वो खराब हो चुका खाना भी उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था। लेकिन बारिश हमेशा नहीं होती थी और जब कई दिनों तक पानी नहीं मिलता
होता तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती। टर्टल का ब्लड पीकर काम चलाना पड़ता और कभी कभी अपना यूरिन भी। अब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा था। समुद्र में दिन गुजरते गए, लेकिन कोर्दोबा की हालत अब लगातार खराब होने लगी थी। कच्चा खाना और इस तरह की जिंदगी को उसका शरीर ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाया और फिर आखिरकार खाना खाना लगभग उसने छोड़ दिया था और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अल्वारेंगा के लिए उसे बचाना भी मुश्किल हो गया और फिर कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की एग्जैक्ट टाइमिंग हर जगह अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इतना तय था कि इसके बाद अल्वारेंगा पूरी तरह अकेला रह गया। उसने कोर्दोबा की बॉडी को कुछ दिनों तक बोट में रखा, फिर उसे समुद्र में छोड़ दिया। अब इस छोटी सी बोट में सिर्फ अल्वारेंगा था और उसे अभी पता नहीं था कि उसे अकेले कितने महीने और निकालने हैं। कोर्दोबा के जाने के बाद अल्वारेंगा के लिए एक चीज और मुश्किल हो गई। अब बोट संभालने वाला दूसरा इंसान नहीं था। अब फिश पकड़नी है तो खुद, बारिश का पानी जमा करना है तो खुद, बोट में पानी भर जाए तो खुद बाहर निकालना है, अगर स्टॉर्म आए तो उससे भी खुद ही निपटना है। फिर भी उसने फिशिंग बंद नहीं की, वो फिश पकड़ता रहा। सी बर्ड्स और टर्टल मिलने पर उन्हें भी पकड़ता रहा, बारिश होने पर पानी जमा करता रहा और समुद्र में तैरती चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करता था, क्योंकि अब उसे पता था समुद्र में कभी कभी एक प्लास्टिक बोतल भी उतनी ही जरूरी हो सकती है जितनी एक फिश। महीने गुजरते रहे और फिर एक दिन अल्वारेंगा ने एक शिप को जाते हुए देखा। इतने लंबे समय बाद किसी इंसान को देखने का मतलब था शायद अब ये सफर खत्म हो सकता था। उसने जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, चिल्लाया, हाथ हिलाया, लेकिन जहाज उसे देखे बिना आगे निकल गया। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर जहाज धीरे धीरे उसकी आंखों से गायब हो गया और अल्वारेंगा फिर उसी छोटी बोट में अकेला रह गया। रेस्क्यू उसके सामने आया, लेकिन उसके हाथ नहीं आया। अब उसे फिर से वही करना था, फिश पकड़ना था, पानी बचाना था और बोट को बचा कर रखना था। अब उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मछली पकड़ना बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन भूख से लड़ना पड़ेगा, जिस दिन बारिश नहीं होगा उस दिन पानी बचाना पड़ेगा और जिस दिन स्टॉर्म आया उस दिन बोट बचानी पड़ेगी। दिन में तेज धूप होती, रात में अंधेरा, कभी कभी समुद्र शांत रहता तो कभी अचानक लहरें उठने लगती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब अल्वारेंगा को अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ पहुँच चुका है। वो खुद किसी दिशा में नहीं जा रहा था। समुद्र की लहरें और हवाएं उसे बोट को लगातार आगे ले जा रहे थे। वो बस उस बोट को बचा कर रख रहा था, क्योंकि उसके पास बस यही एक चीज थी। इतने लंबे समय तक समुद्र में रहने के बाद तारीखों का हिसाब रखना आसान नहीं था, लेकिन अल्वारेंगा के ग्रैंडफादर ने उसे बचपन में मून के फेसेस से समय गिनना सिखाया था। अब वही तरीका उसके काम आया। वो चांद को देखकर अंदाजा लगा रहा था कि कितने महीने गुजर चुके हैं और इसी तरह उसने करीब 15 ल्यूनर साइकिल्स पूरे होते देखे, यानी अब वो 1 साल से भी ज्यादा समय समुद्र में बिता चुका था। लेकिन जमीन अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और शायद सबसे मुश्किल बात यही थी, उसे ये भी नहीं पता था कि जमीन अगली बार कब दिखाई देगी। और फिर आया 30 जनवरी 2014। अल्वारेंगा की बोट अब तक हजारों किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और उस दिन अचानक उसे आसमान में कुछ अलग दिखाई दिया। समुद्री पक्षी वो बोट के आसपास उड़ रहे थे। अल्वारेंगा ने उनकी डायरेक्शन पर ध्यान दिया, क्योंकि इतने लंबे समय तक समुद्र में रहने के बाद वो जानता था कि समुद्री पक्षी खुले समुद्र में यूं ही नहीं मिलते। फिर उनकी नजर पानी पर गई, कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और अब उसके अंदर फिर से एक उम्मीद जगी। अगर बर्ड यहाँ आ रहे हैं और पानी में कोकोनट तैर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई आइलैंड आसपास होनी चाहिए। वो लगातार चारों तरफ देखने लगा और कुछ देर बाद उसे दूर कुछ दिखाई दिया। पहले बस एक धुंधली सी चीज, फिर धीरे धीरे उसका शेप साफ होने लगा और अब अल्वारेंगा को यकीन हुआ वो किसी आइलैंड के पास पहुंच चुका है। एक छोटा सा आइलैंड। 438 दिनों के बाद आखिरकार उसकी बोट जमीन तक पहुंच गई थी। अल्वारेंगा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, उसने बोट को आइलैंड की तरफ जाने दिया। जैसे जैसे आइलैंड करीब आता गया उसे पेड़ दिखाई देने लगे, रेत दिखाई देने लगी। अब वो इतनी करीब था कि उसे यकीन हो चुका था अगर उसने अभी कुछ किया नहीं तो शायद समुद्र की लहरें उसे फिर से दूर ले जा सकते हैं। इसीलिए उसने बोट से छलांग लगा दी और तैरते हुए आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। वो काफी देर तक तैरता रहा, फिर एक बड़ी वेव आई, उसने अल्वारेंगा को उठाया और किनारे पर पटक दिया। वो रेत पर मुंह के बल गिर गया, लेकिन इस बार उसके नीचे समुद्र नहीं
नहीं था, जमीन थी। और बाद में उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई खजाना आ गया हो। अल्वारेंगा को लगा कि वो शायद किसी सुनसान आइलैंड पर पहुंचा है। वो उठने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। उसका शरीर इतना कमजोर था कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन वो चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे पेड़ के बीच एक घर दिखाई दिया। एक घर, यानी वहाँ कोई इंसान भी हो सकता था। अल्वारेंगा ने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद घर से एक कपल बाहर आया। उनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे देखकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये यहाँ आया कहाँ से। उसके बाल बहुत लंबे थे, दाढ़ी पूरी तरह बढ़ी हुई थी, शरीर बुरी तरह कमजोर था और वो स्पेनिश में कुछ बोल रहा था। उन कपल को उसकी भाषा समझ नहीं आया, लेकिन उसकी हालत देखकर उन्हें इतना जरूर समझ आ गया था कि इस आदमी को मदद चाहिए। उन्होंने उसे घर के अंदर बुलाया, उसे पानी दिया, खाना दिया और यहीं से 438 दिनों से चल रहा अल्वारेंगा की समुद्री जर्नी आखिरकार खत्म हो गई। अल्वारेंगा जिस दिन ट्रिप पर निकला था वो सिर्फ करीब 30 घंटे की फिशिंग ट्रिप थी, लेकिन एक स्टॉर्म ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप अल्वारेंगा की जगह होते तो समुद्र में कितने दिन तक हिम्मत रख पाते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रियल सर्वाइवल स्टोरी पसंद है तो लाइक कर देना और ऐसे ही अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।